हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अपना दूसरा वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का। और आज इस वीडियो को हम पूरी तरह से एनिमेशन में बात करेंगे। कहने का मतलब ये था कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि ये पूरा का पूरा टॉपिक बगैर एनिमेशन के जो है बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एनिमेशन के थ्रू बातें करेंगे। और जनरली मैंने कल तक आपके सामने जो एक्सपेरिमेंट्स बताए हुए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स में से मैंने आपको 3 बेसिक एक्सपेरिमेंट बताए हुए थे। हर्शेचेस का था, 4 एक्सपेरिमेंट थे। हर्शेचेस का था, मैकार्टी जी का था और ग्रिफिथ का था और मिचेल्सन स्टाहल का था। तो लास्ट वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, जिसे हमने बताया था कि भाई ये एक्सपेरिमेंट आपका मिचेल्सन स्टाहल जी का एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन गया था क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की थी। जैसे कि हमने बात किया था कि हमारा जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो भाई सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई एक डीएनए है, उसके 2 स्ट्रैंड हैं और वो पेरेंट का डीएनए है और उसे अगर नया डीएनए बनाना है तो नए डीएनए को बनाने के लिए उसे क्या काम करना पड़ेगा कि अपने दोनों स्ट्रैंड से वो 2 नए डीएनए बना सकता है। तो वो जो ये 2 नए डीएनए को बनाएगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, और उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होगा और एक स्ट्रैंड नया होगा। जैसे मान लो कि अगर मेरे 2 हाथ हैं और अगर मेरे से एक बच्चा हो, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे है, तो एक हाथ उसमें मेरा हो और एक हाथ जो है वो बच्चे का हो, कुछ इस तरह का डीएनए। तो एक डीएनए से जिसके दोनों स्ट्रैंड हो, अगर एक डीएनए से हम 2 नए स्ट्रैंड वाले डीएनए जो है वो बनाएंगे तो जाहिर तौर पे उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला होगा और उसी को देख करके उसे अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड मान करके जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो आपका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। मतलब याद रखिएगा कि जब भी आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखते हैं तो उसमें एक डीएनए जो होता है वो आपका पेरेंटल है और एक उसको देख करके नया बना हुआ है, राइट। तो जो पेरेंटल डीएनए होता है, जिसको देख करके नया वाला डीएनए बनता है, उसी को हम लोग जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड का नाम देते हैं। इसको आपको ध्यान सुनना है। लेकिन अब आप कहेंगे सर हमारा डीएनए तो दोनों बिल्कुल हेलिक्स के फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है, तो वो अलग कैसे होगा और उस एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंड डीएनए कैसे बनेंगे। तो इसी के लिए एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपके 2 डबल स्ट्रैंड या नए डीएनए के बनने को ही हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, पहली चीज तो रेप्लिकेशन को आप ध्यान रखिएगा कि डीएनए से जब डीएनए बनता है उसे रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर हमें डीएनए से डीएनए बनानी क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बॉडी में कोई भी इंफॉर्मेशन परफॉर्म होने के लिए जो भी एंजाइम या प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो एंजाइम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स के लिए आपका डीएनए होना जरूरी है, क्योंकि डीएनए ही वो इंफॉर्मेशन है जो आगे जाके किस में बदलने वाली है, प्रोटीन में। लेकिन डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन में नहीं बदलेगी, पहले डीएनए को आरएनए या एमआरएनए में बदलना होगा और फिर एमआरएनए को प्रोटीन में बदलना होगा। डीएनए से डीएनए का बनना, फिर डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ही कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। एंड दीज सेंट्रल डोग्मा आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग सेंट्रल डोग्मा की ही बात करेंगे। तो आइए सीधे एनिमेशन पे लेके चलता हूं। डीएनए रेप्लिकेशन में आपको बस कुछ नहीं करना है, प्रोसीजर्स को देखना है और प्रोसीजर्स को देखते हुए आपको एक्सप्लेनेशन को समझ लेना है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बनाना। लेकिन वो बनेगा कैसे? हमारे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सबसे पहले खोलना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग तरह के एंजाइम्स यूज किए हुए हैं। आइए वीडियो के मीडियम से समझते हैं। बेसिक्स के लिए डिटेल वीडियो पढ़िए, ये क्रैश कोर्स के लिए एनिमेटेड वीडियो पढ़िए, ठीक है। ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि रेप्लिकेशन जो है उसमें हम लोग पेरेंट डीएनए को अपने क्या करते हैं, कॉपी करने का काम करते हैं। जब हम पेरेंट डीएनए को कॉपी करते हैं तो इसके कॉपी करने को ही या नए डीएनए को बनाने को ही हम लोग रेप्लिकेशन का नाम जो है वो देते हैं। अब रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम्स होते हैं जिनका पर्टिकुलर टाइम पे अपना अपना कुछ
बेसिक्स रोल होता है जिसे हमें इस वीडियो के अंदर जो है वो समझना और जानना है। तो रेप्लिकेशन मींस द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म टू डॉटर डीएनए। मतलब जब एक पेरेंटल से हम 2 डीएनए बनाएंगे तो उसी को हम लोग रेप्लिकेशन का नाम देंगे। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट को पहली चीज तो समझ लेना है कि भैया सबसे पहले आपको इस वीडियो में समझना है कि व्हाट इज लैगिंग स्ट्रैंड एंड व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आगे बात करता हूं। उसके बाद में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन सी प्रोटीन या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल होता है, लेकिन वो एक दूसरे के अपोजिट होते हुए भी एक साथ में कैसे आपका जो है वो नया डीएनए बनेगा, दोनों स्ट्रैंड से, लीडिंग से भी और लैगिंग से भी। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका जो डीएनए है पूरा का पूरा वो डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड की बात करेंगे। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड? लीडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जहां पे आपका एक बार प्राइमर बाइंड करेगा और उसमें लगातार। तो सबसे पहले हम लीडिंग स्ट्रैंड को देखते हैं, ठीक है। तो लीडिंग स्ट्रैंड को अगर आप देखें तो इसमें हमें डीएनए हेलिकेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, टोपोआइसोमरेज की जरूरत पड़ेगी, प्राइमेज की जरूरत पड़ेगी और डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ेगी। दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड डीएनए पॉलीमरेज 2। और उसके बाद में और डीएनए पॉलीमरेज 5 तरह के होते हैं टोटल, आरएनएज, एचए और आपका डीएनए लाइगेज। सबसे पहले डीएनए हेलिकेज आता है और आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बॉन्ड को एटीपी की मदद से ब्रेक कर देता है। जैसे ही जहां पे एटीपी डीएनए को ब्रेक करता है वो एरिया को हम लोग जनरली रेप्लिकेशन 4 कहेंगे, जहां पे हेलिकेज जो है वो आपके डीएनए को अनवाइंड करेंगे। वो जंक्शन जहां डीएनए अनवाइंड हो चुका है और हेलिकेज बाइंड है उसे रेप्लिकेशन 4 कहते हैं। फिर डीएनए हेलिकेज आगे की तरफ ही ऐसे आपका जो है लगातार डीएनए को ब्रेक करता जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो डीएनए हेलिकेज, अब उसके बाद जैसे ही डीएनए हेलिकेज अपने बॉन्ड को ब्रेक कर देगा उसके बाद वहां पे एसएसबी आकर के उस साइड पे बाइंड करेगी। एसएसबी का काम ये होता है कि दोनों स्ट्रैंड दोबारा से आपस में बॉन्ड बनाने ना पाए, वरना हेलिकेज की मेहनत खराब हो जाएगी। अब अगर बॉन्ड इतनी तेजी से खुलता रहेगा तो हो सकता है जैसे आप धागा उलझा रहे और आप उसको तेजी से खींचे तो धागा उलझ जाता है, उलझे ना, तो उसके लिए यहाँ पे टोपोआइसोमरेज होता है। धागे के उलझने को ही हम लोग सुपर क्वाइलिंग या फिर पॉजिटिव सुपर क्वाइलिंग कहते हैं। इसे हमें खत्म करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइमेज नाम का एक एंजाइम आता है, क्योंकि प्राइमेज यहाँ पे इसलिए जाकर के बाइंड होता है। तो प्राइमेज का थोड़ा फंक्शन समझिएगा। प्राइमेज एक तरीके का आरएनए पॉलीमरेज ही होता है, लेकिन ये प्राइमेज का काम होता है यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनाना। यस, आपने सही सुना, डीएनए में भी हमको आरएनए वर्ड यूज किया, क्योंकि डीएनए में आरएनए इसलिए यूज हुआ है क्योंकि अगर यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड को बनाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सब न्यूक्लियोटाइड ही है, मतलब ये जितने भी जुड़े हुए हैं प्राइमर वो भी आपका न्यूक्लियोटाइड ही होता है। तो हमें शुरुआत में न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो नया डीएनए बनता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, ठीक है। मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। तो हमें जो है क्या काम करना है कि 3 प्राइम प्रोवाइड कराना है अपने डीएनए पॉलीमरेज को, ताकि आपका डीएनए बनाएंगे जब हम लोग 3 प्राइम प्रोवाइड कराएंगे तो वहां पे 5 प्राइम जो हमारा वो लेकर के आएगा पॉलीमरेज, वो किससे बाइंड करेगा, 3 प्राइम से बाइंड कर जाएगा और फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। मतलब मान लो कि ये आपका 5 प्राइम है और इस तरफ 3 प्राइम OH है, तो इधर की तरफ हमारा डीएनए पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड लेके आएगा, तो इधर की तरफ क्या होगा, आपका 5 प्राइम जो होगा वो फॉस्फेट होगा, जो इसके साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेगा और ये आगे बनता चला जाएगा। तो प्राइमेज का काम होता है प्राइमर को ऐड करना, क्योंकि जब तक प्राइमर ऐड नहीं होगा तब तक वहां पे पॉलीमरेज आने की संभावना नहीं। और पॉलीमरेज कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज। जैसे ही प्राइमर ऐड हो जाएगा, डीएनए प्राइमर के ऐड होने के बाद वहां पे आता है पॉलीमरेज, और पॉलीमरेज जो है वो आपके प्राइमर पे जाके जुड़ेगा और प्राइमर पे जिधर की तरफ वो जाके जुड़ेगा वो 3 प्राइम है। तो अगर मैंने इसको इधर को 3 प्राइम माना तो ये 3 प्राइम होगा, ठीक है। तो 3 प्राइम की तरफ जाकर के पॉलीमरेज बाइंड करेगा, पॉलीमरेज का 5 प्राइम एंड जो है वो इसके 3 प्राइम से बाइंड करेगा और उसके बाद में बॉन्ड बना लेगा। और दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि स्ट्रैंड जो है वो एंटी पैरेलल है, तो इधर की तरफ इधर रिएक्शन हो रही है और इधर की तरफ इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपने अपने न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना जो है वो शुरू कर देंगे। तो जिधर की तरफ एक बार प्राइमर ऐड हुआ है उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और जिधर की तरफ 2 बार प्राइमर ऐड हुआ है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि प्राइमर ऐड होने के बाद में मान लीजिए कि प्रोसेसिविटी बहुत स्लो है, उतनी तेज न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं हो रहा है,
तो तेजी से न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने के लिए भी हमारे पास में स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप होता है। ठीक है, तो जो हमारा 1 सेकेंड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड बाइंड कर रहे हैं, यही हमारे डीएनए की प्रोसेसिविटी कहलाता है। ठीक है ना, यही रेप्लिकेशन की प्रोसेसिविटी कहलाता है, जिसको इनहेंस करने का काम होता है स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप का। स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप बाइंड करते ही ये प्रोसेस बहुत तेज हो जाती है और तेजी से न्यूक्लियोटाइड जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप देखिए, लीडिंग स्ट्रैंड में प्राइमर एक बार ऐड हुआ है, ग्रीन वाला देखिए, लीडिंग स्ट्रैंड में प्राइमर एक बार ऐड हुआ है और लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसमें प्राइमर बार बार ऐड हो रहा है। तो दोनों में ये समझना है। और जब प्राइमर ऐड होता है तो जो यहां पे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे रेड वाले, उसी को हम लोग ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। अब उसके बाद में जब बॉन्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स लैगिंग पे बनते हैं और लीडिंग में एक बार प्राइमर जुड़ता है, तो वहां कोई ऐसा स्ट्रैंड नहीं। ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट 100 से 200 बेस पेयर्स के होते हैं। ये भी डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहां पे आप देखिए कि बीच बीच में ग्रीन कलर का आरएनए प्राइमर है, जिसको आरएनए को हमको वहां से रिमूव करना है। आरएनए को रिमूव करने के लिए हमारे पास होता है आरएनएज एच, और आरएनएज एच की हेल्प से हम लोग प्राइमर को पूरी तरह से वहां से रिमूव कर देते हैं। और फिर उसके बाद में हमारा दूसरे टाइप का डीएनए पॉलीमरेज आता है, और वो जो दो ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच का जो गैप होता है उसको फिल करने का काम होता है हमारे डीएनए पॉलीमरेज का। तो आरएनएज एच का काम क्या था? प्राइमर्स को रिमूव करना। और प्राइमर जब रिमूव हो गया तो प्राइमर के रिमूव होने के बाद में उस गैप को हमें जो प्राइमर का गैप हुआ है उस गैप को फिल करने के लिए हमने वहां पे क्या ऐड कर दिया? डीएनए पॉलीमरेज लाया, जो कि न्यूक्लियोटाइड से उस गैप को फिल कर दिया। ठीक है, उस गैप के फिल करने के बाद तब भी हमारे पास में थोड़ा सा रीजन होता है, उसे हमको क्या करना है? एटीपी की मदद से दोनों रीजन को आपस में जोड़ देना है डीएनए लाइगेज की हेल्प से। और डीएनए लाइगेज की हेल्प से जैसे ही हम बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, हमारा रेप्लिकेशन की प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है गाइस। तो यही चीज आपको यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो समझनी थी। इस तरह से हमने डीएनए रेप्लिकेशन को बताया। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन को बताने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही प्यारा मॉडल भी है, जिसके थ्रू आप कई चीजें समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रोकैरियोट्स को देखा है कि उसके अंदर कैसी मशीनरी चलती है। तो एक तरफ आप ऊपर की तरफ जो स्ट्रैंड है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, जिसमें एक बार प्राइमर ऐड हुआ था और लगातार न्यूक्लियोटाइड जुड़ता चला गया। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो यहां पे बार बार जो है प्राइमर ऐड हो रहा है और फिर डीएनए पॉलीमरेज अपना रेड वाला बना रहा है। ग्रीन वाला प्राइमर है जो बार बार ऐड किया जा रहा है प्राइमेज की मदद से, और उसके बाद में वहां पे डीएनए पॉलीमरेज अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो लैगिंग स्ट्रैंड वो जिसमें बार बार प्राइमर ऐड हो। लेकिन सिंथेसिस अगर आप देखेंगे डीएनए की, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो भले एंटी पैरेलल हो, लेकिन फिर भी वहां पे सिंथेसिस आपकी एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रही है। दैट्स इट गाइस। तो यही था आपका डीएनए रेप्लिकेशन, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपका जो डीएनए से डीएनए तो बन गया, लेकिन सेंट्रल डोग्मा का दूसरा जो है वो है डीएनए से आपका आरएनए का बनना। तो डीएनए से आरएनए के बनने को हम लोग जनरली ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है उसे हम लोग आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। रिमेंबर बेटा, फिर से ध्यान सुन लीजिएगा। अभी तक हमने डीएनए से डीएनए को बनाया है, अब हम लोग बनाने वाले हैं डीएनए से एमआरएनए को। तो एमआरएनए को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ी आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा पॉलीमरेज है जिसके पास में सारी कैपेबिलिटी है। हेलिकेज की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही डीएनए के बॉन्ड को अनवाइंड करता है, बीच के डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, खुद ही यहाँ पे प्राइमर लाकर जोड़ेगा, सारा काम ये खुद करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज बहुत वर्सेटाइल होता है। ये जिस रीजन पे बाइंड करता है उस रीजन को हम लोग प्रमोटर रीजन कहते हैं। और आरएनए पॉलीमर या ट्रांसक्रिप्शन 3 प्रोसेस में आपको देखने को मिलती है। पहली प्रोसेस होती है जिसे हम लोग इनिशिएशन कहते हैं, फिर दूसरी प्रोसेस आती है जिसे हम लोग एलोंगेशन कहते हैं, और तीसरी प्रोसेस आती है जिसे हम लोग टर्मिनेशन का नाम जो है वो देते हैं। तो यहां पे आपके सामने है आरएनए पॉलीमरेज, जिसके पास में हर तरीके की कैपेबिलिटी है। तो सबसे पहले जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या काम करेगा कि हमारे डीएनए से जुड़ेगा। लेकिन हमारे डीएनए से कहां पे जुड़ेगा? हमारे डीएनए के जिस रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा वो रीजन ही कहलाता है आपका प्रमोटर रीजन।
और उस रीजन की कुछ खास बातें हैं, जैसे वहां पे थायमिन एडेनिन जैसे बेस पेयर का होना या टाटा बेस पेयर का होना। तो यहाँ पे आपके सामने बता रहा है कि कैसे ये यहाँ पे बेस पेयर्स को जोड़ते हैं और कैसे न्यूक्लियोटाइड को लगातार ऐड करते चले जाते हैं, तो उसकी ही बात करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज कैसे बाइंड किया, फिर इलॉन्गेशन हुआ, और जैसे ही वो अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा वहां पे एक फैक्टर की मदद से इसका टर्मिनेशन हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो 3 फेजेस में देखने को मिल रहा है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। अब यहां पे अगले प्रोसेस की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आता है, प्रमोटर रीजन पे जाकर के बाइंड कर जाएगा। प्रमोटर रीजन जो होता है वो जनरली टाटा रीजन बोलते हैं कि भाई वहां पे थायमिन और एडेनिन रीजन जो होता है वो काफी रिच होता है। उस रीजन पे 2 फैक्टर, एक तो आरएनए पॉलीमरेज और दूसरा सिग्मा फैक्टर, ये 2 चीजें आके प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर जाती हैं। रिमेंबर सिग्मा फैक्टर यहाँ पे बॉन्ड को जो आपके दोनों आपके क्या नाम से बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उनको ब्रेक करने के लिए और एक क्लोज कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। और इस तरीके से जब आरएनए पॉलीमरेज पूरी तरीके से प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा और वो एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो फिर सिग्मा फैक्टर थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट होगा और वो ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही वो ओपन कॉम्प्लेक्स में तैयार हो जाएगा, इनिशिएशन की जो प्रोसेस है वो यहीं पे एंड हो जाएगी और अब आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन वो तब तक आरएनए नहीं बना सकता जब तक वहां पे सिग्मा फैक्टर रहेगा। तो सिग्मा फैक्टर जब तक वहां पे रहेगा वो आप देख सकते हैं वो नए एमआरएनए नहीं बना सकता। तो ऐसे सिचुएशन में वहां से सिग्मा फैक्टर से जो है वो एग्जिट कर जाएगा, हट जाएगा और लगातार इलॉन्गेशन शुरू हो जाएगी और एमआरएनए बनना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से एमआरएनए की इलॉन्गेशन स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। और इलॉन्गेशन, जब स्टेप ऑफ इलॉन्गेशन ही आप देख पा रहे हैं, तो यहां पे जैसे जैसे आपकी इलॉन्गेशन होगी, एक पॉइंट आने के बाद मान लीजिए कि कभी अगर एमआरएनए गलत बन गया या गलत बेस पेयर ऐड हो गया जिससे म्यूटेशन होने की संभावना है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा आरएनए खुद को रिपेयर भी करता है, जिसे हम लोग प्रूफ रीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं एवरीवन? उसे हम लोग प्रूफ रीडिंग कहते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अगर हमारे एमआरएनए में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आई तो उससे हमारे प्रोटीन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो प्रॉब्लम्स ना आने पाए, ऐसी प्रॉब्लम्स ना होने पाए, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। मतलब एमआरएनए खुद को फिक्स कर सकता है। सपोज दैट कोई इनकरेक्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है तो प्रूफ रीडिंग करके उसे कट करके वहां से निकाल दिया जाता है, जिसके लिए कुछ फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक का फैक्टर का नाम है GRE फैक्टर। उसकी हेल्प से भी हम लोग आरएनए में जो डैमेज बेस पेयर हैं उनको कट करके निकाल दिया जाता है। और ये आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ही हो रहा है, इसको मुझे अलग से कुछ लाने की जरूरत है। तो कई रीजन से होता है। आप ऐसे नॉर्मल भी हो सकता है और फॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग भी हो सकती है, जिसमें आपके बेस पेयर्स को कट करके निकाल दिया जाएगा। इसको बोलते हैं फॉस्फोरोलाइटिक एडिटिंग, दैट इज इट। और दूसरा एक और प्रोसेस है जिसे हम लोग ग्रे फैक्टर, मैंने आपको कहा कि वहां पे GRE फैक्टर का भी आप इस्तेमाल करके जो है एडिटिंग कर सकते हैं। तो एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा, आप एनिमेशन को अगर आप देखेंगे, हाइड्रोलिटिक एडिटिंग भी है वहां पे। तो हाइड्रोलिटिक एडिटिंग में भी हम लोग इनकरेक्ट बेस पेयर की मदद से, ग्रे फैक्टर की मदद से कट करके उतने बेस पेयर को हम निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिखाई दे ही रहा होगा एनिमेशन में। दैट्स इट। मान लीजिए कि अब आपने प्रूफ रीडिंग वगैरह कर लिया, मतलब अब आपका एमआरएनए बिल्कुल सही है। अब उसके बाद में क्या होगा कि एमआरएनए बन के कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही तभी आपका आ जाएगा टर्मिनेशन कि भाई मेरे अब एमआरएनए बन चुका है, अब तुम्हें इसको टर्मिनेट करना है। टर्मिनेशन के लिए हमारे पास में 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 तरीका होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। एक होता है रो डिपेंडेंट और एक होता है रो इंडिपेंडेंट। तो जो रो इंडिपेंडेंट है उसमें हमें रो प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें डायरेक्टली क्या होता है, जब हमारे जो जहां पे एंडिंग होती है वहां पे कुछ इन्वर्टेड रिपीट्स होते हैं और वो इन्वर्टेड रिपीट्स आपस में ही जाकर के, देखिए आपस में ही जाकर के एक लूप बना लेंगे। देखिए ये एमआरएनए बना और सेम टू सेम बेस पेयर ये लूप बन गया। देखा इन्वर्टेड रिपीट, देखिए G के सामने C, A के सामने A, ये इस तरीके से एक रिपीट बन जाता है, जिसके कारण लूप बन जाने के कारण यहां से बिना रो के मदद के
यहां से चीजें टर्मिनेट कर जाती हैं। दूसरी प्रोसेस है रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट में एक प्रोटीन है जिसका नाम है रो प्रोटीन। वो प्रोटीन आती है और वो प्रोटीन आकर के यहाँ पे आपके जो mRNA बने होते हैं उसको वहां से कट करके रिमूव कर देती है। दैट इज अ रो फैक्टर, इसे जनरली हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से आपके रो फैक्टर की मदद से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है टर्मिनेशन प्रोसेस और आपका mRNA बन के हो जाता है तैयार। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक mRNA है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर प्रोकैरियोटिक mRNA है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्रोकैरियोटिक mRNA है तो। लेकिन अगर वो यूकैरियोटिक mRNA है तो उसे हम लोग अभी पूरी तरीके से कंप्लीट mRNA नहीं कहेंगे, क्योंकि इस तरीके के mRNA में दो तरह के अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं जिसे हम लोग एक्सॉन और इंट्रॉन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा बेटा, यहां पे जो आपका mRNA बना हुआ है, इस पूरे mRNA, ये पूरा mRNA कभी भी प्रोटीन नहीं बना पाएगा इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक। तो यहां पे भी हमें जो यूकैरियोटिक mRNA बनता है उसे एडिटिंग की जरूरत पड़ती है, उसे एडिट किया जाता है, क्योंकि सारा का सारा mRNA प्रोटीन नहीं बना पाता है। बगल डायग्राम में दिख रहा होगा, उसमें कुछ पोर्शन जो होते हैं बीच बीच में वो प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग इंट्रॉन कहते हैं और जो प्रोटीन बना सकते हैं सीक्वेंसेस, उन्हें हम लोग एक्सॉन कहते हैं। क्लियर इतनी बात हो गई ना? तो हमें क्या करना है, इंट्रॉन को कट करके निकालना है, जिसके लिए यूजफुल होता है स्प्लाइसियोसोम, और इसीलिए इंट्रॉन को कट करके निकालना ही कहलाता है स्प्लाइसिंग। ठीक, उसके बाद में आपका mRNA डैमेज ना होने पाए तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और अलग अलग चीजों से, तो इसके लिए क्या होता है कि आपके जो mRNA है उसके 5 प्राइम की तरफ हम लोग कैपिंग कर देते हैं। बगल में मॉलिक्यूल का नाम लिख दे रहा हूं, कौन सा मॉलिक्यूल होता है, तो वहां पे मेथिल ग्रुप वगैरह ऐड करके जो है हम लोग वहां पे एक कैपिंग कर देंगे, जिससे कि आपका mRNA सिक्योर हो जाएगा। और दूसरी तरफ मतलब कि जो पॉलीएडेनाइलेशन, वहां पे हम लोग ढेर सारा एडेनिन बेस पेयर जोड़ देंगे, जिसे पॉलीएडेनाइलेशन कहेंगे। तो 3 प्रोसेस हमें करनी, स्प्लाइसिंग, कैपिंग और पॉलीएडेनाइलेशन। अगर हम ये 3 प्रोसेस यूकैरियोटिक mRNA में कंप्लीट करते हैं या RNA की प्रोसेसिंग कंप्लीट करते हैं, तब जाकर के हमारा मेन mRNA बन के तैयार होता है इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक। अब हम आज के अपने लास्ट प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है आपका ट्रांसलेशन। आप सब जानते हैं ट्रांसलेशन जो है वो काफी एक कमाल की प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को समझने के लिए बहुत सारी चीजों की आपको थोड़ा सा हेल्प लगेगी। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि जो ट्रांसलेशन अगर आपको समझना है तो ट्रांसलेशन भी 3 स्टेप में होती है। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और आखिरी प्रोसेस होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं टर्मिनेशन। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है जिसे हम लोग कहते हैं आपका क्या, जिसे हम लोग कहते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन को समझने के पहले आप जो भी चीजें यूज हो रही हैं ट्रांसलेशन में, पहले आपको उनको समझना पड़ेगा। देखिए, ट्रांसलेशन में 3-4 बेसिक चीज होती है। नंबर 1, आपको जरूरत पड़ेगी राइबोसोम की। नंबर 2, आपको जरूरत पड़ेगी tRNA की। नंबर 3, आपको जरूरत पड़ेगी जेनेटिक कोड की, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अलग से लेकर के आऊंगा। जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ेगी आपको, जो कि कोडॉन कंटेन करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में पूरी तरह से पता होगा कि हर एक 3 बेस पेयर्स का, हर एक 3 बेसेस के अपने अपने कोडॉन होते हैं, जिनके हिसाब से एमिनो एसिड आते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए mRNA में आया AUG, तो उसकी जगह पे कौन सा एमिनो एसिड आएगा, फिक्स है, मेथियोनिन। इसके लिए आप जेनेटिक कोड का पूरा टर्म पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें mRNA के कोड के हिसाब से एमिनो एसिड को ऐड करना है, और जब उसी कोड के हिसाब से एमिनो एसिड ऐड होता जाएगा तो आपकी प्रोटीन बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमें जरूरत है mRNA की, हमें जरूरत है राइबोसोम की, और हमें जरूरत है tRNA की, और हमें जरूरत है जेनेटिक कोड की। सबसे पहला काम क्या होता है ट्रांसलेशन के अंदर, कि यहां पे आपका जो है mRNA होगा, जहां पे आपका सबसे पहले शुरुआत वाला रीजन होगा जहां इनिशिएशन होगा। प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन के लिए 3 बेसिक्स फैक्टर हैं, जिसे हम लोग IF1, IF2, IF3 कहते हैं। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर जो 1 होता है
वो टीआरएनए को ए पे बाइंड करने के लिए, ए साइट पे बाइंड। अब राइबोसोम में 3 साइटें होती हैं आपकी, एक होता है ई साइट, एक होता है ए साइट, और एक होता है पी साइट, और एक होता है ए साइट। IF3 जो है वो लार्जर सब यूनिट और जो टीआरएनए है उसको रीजन पे बाइंड करने से रोकेगा, अलग अलग रीजन पे बाइंड करने से रोकेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए 3 यूनिट आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले जान लीजिए कि जहां IF3 बाइंड है उस रीजन को हम लोग कहेंगे ई रीजन, फिर बीच में पी रीजन और फिर उसके बाद ए रीजन। ठीक है, तो IF3 ब्लॉक कर देता है, इसीलिए जो पी रीजन है वहां पे सबसे पहला टीआरएनए अपना कोडॉन और एमिनो एसिड लेकर के जो है वो आता है और इनिशिएशन यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए मेरी बात को, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, इसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से सबसे पहले चीजों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा बेटा, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने आपको कहा सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कोडॉन की। यहां पे आप देखिए राइबोसोम में 3 रीजन है, ई रीजन है, पी रीजन है और ए रीजन है। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और जो AUG है ये किस पे मौजूद है, ये मौजूद है आपके mRNA पे। इसी के हिसाब से टीआरएनए पे एमिनो एसिड है जिसका नाम है एफ मेथियोनिन। क्या नाम है, मेथियोनिन। और इसके पास में AUG के अकॉर्डिंग ही क्या है, टर्मिनेटर कोडॉन है, जो कि यहां पे आकर के बाइंड करेगा। लेकिन ये UAC E पे भी बाइंड कर सकता है, A पे भी बाइंड करने की कैपेबिलिटी रख सकता है ना, लेकिन ये P पे ही क्यों बाइंड करे। तो इसको रोकने के लिए ही हमारे पास में बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले आपका mRNA होता है। mRNA पे पहले राइबोसोम पूरा के बाइंड नहीं करेगा, पहले आपके राइबोसोम की सबसे पहले जो यूनिट आएगी वो आएगी आपकी स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो यहां पे तीनों रीजन के नाम है, आपका तीनों रीजन के नाम देख लीजिए। mRNA है और mRNA बाद E फॉर E एग्जिट साइट, P फॉर पेप्टाइडल टीआरएनए और A फॉर एमिनो एसाइल टीआरएनए। तो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आकर के उस पे बाइंड करेगी। सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आएगी mRNA के ऊपर और उसके बाद लार्जर सब यूनिट आएगी। तो पहले आपको ध्यान रखना, पहले स्मॉलर सब यूनिट ही आकर के उसके ऊपर जो है वो बाइंड करने वाली है इनिशिएशन के टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आकर के बाइंड करेगी। और एक बात आप याद रखिएगा कि हमारे पास में कुछ इनिशिएशन फैक्टर हैं, जिसका नाम है IF1, IF2, IF3। IF1 का काम होगा कि वो टीआरएनए को ए साइट पे, जो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है ना, वो ए साइट पे उसको बाइंड नहीं करने देगा। और IF2 जो है वो उसको कुछ ई साइट पे नहीं बाइंड करने देंगे। IF3 राइबोसोमी को रोक देगा। मतलब सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। IF3 प्रिवेंट एसोसिएशन ऑफ लार्जर, ये लार्जर सब यूनिट को बाइंड नहीं करने देगा आखिरी तक। जब तक IF3 वहां रहेगा लार्जर सब यूनिट नहीं आ सकती है। IF2 जो रहेगा वो गाइड करेगा कि किधर की तरफ एमिनो एसिड को आके बाइंड करना है। IF1 रोक के रखेगा आपके ए रीजन को कि भैया देखो तुम भूल करके भी वहां पे मत बाइंड कर जाना। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर आपको दिख रहे हैं। IF3 ने बोला ना मैंने आपको, IF3 रोक रहा है राइबोसोम, बड़ी वाली राइबोसोम यूनिट को, नहीं तुम बाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सारे फैक्टर जब एक बार बाइंड कर जाएंगे, बस एक ही रीजन खाली बचा है, ए वाला रीजन। ए वाला रीजन खाली है और ए वाले रीजन पे ही आपका टीआरएनए आएगा। ए वाले रीजन पे ही सबसे पहला टीआरएनए आया और आकर के बाइंड करेंगे ए वाले रीजन पे पहला, और यहीं से आपकी जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट। तो सबसे पहला टीआरएनए ए वाले रीजन पे आता है, याद रखिएगा बीच में ए वाले रीजन पे आता है सबसे पहला वाला टीआरएनए। यही में बच्चे बहुत सारा कंफ्यूजन लेकर के आ जाते हैं। अब ऐसा होने के बाद सारे फैक्टर धीरे धीरे करके रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सारे फैक्टर धीरे धीरे रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे रिमूव होने शुरू हो जाएंगे सारे फैक्टर। और जैसे ही IF3 रिमूव होगा लार्जर सब यूनिट आकर के उससे जुड़ जाएगी। IF3 गया और अब राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट आके बाइंड हो जाएगी और फिर धीरे धीरे IF2 और IF1 भी रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से राइबोसोम का ई रीजन भी खाली हो गया और ए रीजन भी खाली हो गया। अब जो भी टीआरएनए आएगा वो पी पे नहीं आएगा, वो कहां आएगा, ए पे आएगा। तो पहला जो टीआरएनए आया वो कहां पे आया, ए रीजन पी रीजन पे। लेकिन अब जो टीआरएनए अगला आएगा ना वो आएगा गुरु ए रीजन पे, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पे देखिए सबसे पहले आपको कि अब यहां पे आपके सामने चीजों को मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे, ये देखिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसको देख लीजिए। पी रीजन पे एमिनो एसिड बाइंड किया हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब इलॉन्गेशन शुरू हो चुकी है। अब ए रीजन पे फिर से नया टीआरएनए आया और इस टीआरएनए के पास में देखिए गोल गोल सा एक एमिनो एसिड जुड़ा है। इसने जाकर के उसके एमिनो एसिड से पेप्टाइडल बॉन्ड बना लिया, पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया और 3 एमिनो एसिड हो गए।
अब जो वो खाली वाला है वो ई रीजन पे चला गया, इम्पटी रीजन पे, और जो ए वाला था वो पी पे आ गया, और जो पी वाला है उसके पास 3, अब फिर से टीआरएनए नया आएगा और उसके साथ अभी जो 3 था वो 4 हो जाएगा। इस तरीके से एक रिंग बनती चली जाती है। तो पहला जुड़ा पी पे, फिर ए पे, और दूसरा वाला जो जुड़ेगा ए पे, और फिर आपका आखिरी, ये पहले के लिए, लेकिन अब उसके बाद जितने भी टीआरएनए आएंगे वो ए पे ही जुड़ेंगे। ठीक है, जब ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी तब उसके बाद में आएगा आपका टर्मिनेशन वाला सीक्वेंस। उस टर्मिनेशन वाले सीक्वेंस में कुछ ऐसे कोडॉन रहेंगे जिनका कोई एमिनो एसिड ही नहीं होता है, या जो स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे कोडॉन को हम लोग स्टॉप कोडॉन कहते हैं, और ये कोडॉन के आते ही आपका जो प्रोटीन चेन है वो वहीं से टर्मिनेट कर जाता है और प्रोटीन बनके तैयार हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूं आपसे और इंटरेस्टिंग तरीके से बातें करूंगा, और जेनेटिक कोड के बारे में बात करूंगा, उसमें बात करूंगा जीन रेगुलेशन के बारे में भी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।